नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम हिंदी व्याकरण का अगला पाठ अनुस्वार, अनुनासिक और अर्धचंद्राकार पर विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन 3 स्तंभ के शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है कंघी, रंजन, अंडा, मंदिर, संभव। दूसरे कॉलम में जो शब्द है वो है कांच, रंभाना, आँख, मंगाना और संझला। अब देखिए इन दोनों शब्दों में कुछ कुछ अंतर है। यहाँ जो आप देख रहे हैं एक बिंदी, ये एक बिंदी का अंतर है और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है चंद्रबिंदी का अंतर। इसे कहते हैं अनुनासिक व्याकरणिक भाषा में, और प्रचलित तौर पर हम इसे चंद्रबिंदी के नाम से जानते हैं, और इसे कहते हैं अनुस्वार, प्रचलित तौर पर हम इसे बिंदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए इन दोनों के उच्चारण में अंतर है और दोनों के प्रयोग में भी अंतर है। उच्चारण में कैसे अंतर है इस पर विचार करते हैं। आप अपने नाक को बंद कीजिए और उच्चारण कीजिए कंघी, तो आप देखेंगे आपके नाक में थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है। वो वाइब्रेशन और कोई नहीं बल्कि ये अनुस्वार व्यंजन वर्ण का है। अनुस्वार व्यंजन वर्ण का ये वाइब्रेशन है। जैसे आप जब रंजन का उच्चारण करते हैं तो देखिए रंजन, र में जो एक बिंदी लगी है उसके उच्चारण में नाक में वाइब्रेशन होता है। नाक से आवाज़ निकलने के कारण अनुस्वार को नेजल साउंड भी कहते हैं। दूसरी तरफ आप इधर आइए, यहाँ है कांच, रंभाना। जब आप कांच का उच्चारण करते हैं नाक बंद करके कांच, तो आप देखते हैं नाक में वाइब्रेशन तो होता है लेकिन अनुस्वार की तुलना में वो वाइब्रेशन बहुत कम होता है, और इस चंद्रबिंदी के उच्चारण में हवा नाक से निकलने के साथ साथ मुंह से भी निकलती है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेमी नेजल साउंड। उसी प्रकार आप देखिए रंभाना, रंभाना, तो नाक में वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में अनुस्वार के केस में होता है। तो ये है अनुस्वार, ये है अनुनासिक और ये है अर्धचंद्राकार, जिसका भी हम लोग अध्ययन करने जाएंगे। अर्धचंद्राकार देखिए इसमें बिंदी नहीं लगी हुई है, इसीलिए इसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये केवल और केवल अंग्रेजी शब्दों के साथ ही प्रयोग होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अनुस्वार से, नेजल साउंड। अनुस्वार स्वर के बाद उच्चरित या लिखा जाने वाला एक नासिक के व्यंजन वर्ण है, जिसका चिन्ह इस तरीके का है। देवनागरी लिपि में अक्षर के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगती है। देखिए यहाँ हरे रंग में जो कुछ शब्द या शब्द समूह है उसको पहले समझिए। अनुस्वार स्वर के बाद उच्चरित या लिखा जाने वाला एक नासिक के व्यंजन वर्ण है। तो स्वर क्या होता है? स्वर अर्थात वोवेल्स। वोवेल्स, ये वोवेल्स होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ, ये जो है ये वोवेल्स है। ए, ई, आई, ओ, यू। अनुस्वार का उच्चारण या प्रयोग स्वर के बाद ही होगा। इसे हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब देखिए ये नासिक के व्यंजन वर्ण है। नासिक के व्यंजन वर्ण क्या? नासिक नाक से निकलने वाली ध्वनि है। नासिक के व्यंजन वर्ण अर्थात उच्चारण नाक से होता है। और देवनागरी लिपि क्या है? लिपि का अर्थ हुआ स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब समझते हैं हम लोग नासिक के व्यंजन वर्ण। देखिए हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसे वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके वर्ग में 5 व्यंजन वर्णों का समूह है। जैसे प वर्ग में कितने हैं? प, फ, ब, भ, म। उसी प्रकार क वर्ग में कितने हैं? क, ख, ग, घ, अंग।
ठीक है। तो अब हम लोगों को पता लगाना है कि नासिक के व्यंजन वर्ण कौन सा है। देखिए, आप क का उच्चारण कीजिए नाक बंद करके। क कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ख कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अंग। जैसे ही आप अंग का उच्चारण करते हैं, पूरी की पूरी हवा आपके नाक से निकलती है। उसी प्रकार आप इन पांचों व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ये नोटिस करेंगे कि हवा नाक से ही निकल रही है। अंग, इय, अण, न, म, सब हवा नाक से निकल रही है, इसीलिए इसे नासिक्य व्यंजन वर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेजल साउंड। तो इससे ये पता चलता है कि अनुस्वार जो है वो व्यंजन वर्ण है। ठीक है। दूसरी बात, अनुस्वार का जो रूप है वो एक बिंदी की तरह है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बिंदी के रूप में कैसे लग सकते हैं, ये तो पूरे हैं। तो इनका आधा रूप कैसे लिखेंगे? इनका आधा रूप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे और ऐसे। हल चिन्ह लगाकर हम आधा रूप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन पे हम लोग आधा रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। देखिए, जिसमें खड़ी पाई होती है ना, ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई जिसमें लगी होती है उसे आप लोग हटाकर आधा कर सकते। देखिए, सारी खड़ी पाई को हटा दिया गया है, लेकिन ये जो अंग है इसमें कोई खड़ी पाई स्पष्ट रूप से नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अंगा के संदर्भ में और एक संशय यह पैदा होता है कि इस रूप से 3 व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला में है। एक तो अंग स्वयं, दूसरा है अड़, और अंत में है ये ड़, और तीसरा है ड। ठीक है। तीनों का रूप एक जैसा है, लेकिन बिंदी 2 में लगी है और 1 में नहीं लगी है। देखिए, ये हो गया डगर, ये हो गया पेड़, बिंदी नीचे लगेगी, और ये तो अंग है। ठीक है। इससे तो कोई शब्द की शुरुआत भी नहीं होती, इससे भी कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब समझ में आ गया नासिक के व्यंजन वर्ण क्या है। 5वां वर्ण जो है वही नासिक के व्यंजन वर्ण है। 5वें स्थान पर आने के कारण हम लोग इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। खड़ी पाई होगी तो हम लोग उसके खड़ी पाई को हटाकर आधा रूप लगाएंगे, और इसी आधे रूप को हम लोग बिंदी के रूप में वर्णों के ऊपर लगाते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद हम लोगों ने उस डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो अनुस्वार का प्रयोग होगा ये स्वर के बाद होगा। कैसे होता है, यहाँ देखिए। मान लीजिए यहाँ एक शब्द है बंदर, तो ब अ ये टोटल बना ब, न ये आधा न, द अ ये द, और र अ ये हो गया र, बंदर। तो आप देख रहे हैं यहाँ आधा न से पहले क्या है, अ एक स्वर है, वोवेल है। उसी प्रकार आप यहाँ बंधन देखिए, ब अ ये हो गया ब, न तो आधा है ही, ध अ मतलब ध, न अ अर्थात न, बंधन। तो देख रहे हैं ये जो न का प्लेसमेंट हुआ है वो ठीक स्वर के बाद हुआ है। इसी प्रकार आप और कोई भी शब्द ले सकते हैं, जैसे गंगा। तो आप देख लीजिए, जब आप गंगा लिख रहे हैं तो ग और अ ये हुआ गंग, इसमें आप ऐसे लगाते हैं, फिर आप ग लिखते हैं और फिर आप अ लिखते हैं। तो देखिए ग अ, यहाँ अंग आ गया। क्योंकि इसमें खड़ी पाई नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। खड़ी पाई रहने से भी आप जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको ऐसे ही हलंत चिन्ह लगाकर करना पड़ता है। उसके बाद आप देखते हैं अंग, तो अंग का प्लेसमेंट कहाँ है, ठीक स्वर के बाद। ठीक है। मान लीजिए आप और एक वर्ड ले लीजिए, मैंने ले लिया पांडव। ठीक है। तो प हलंत आ ये हो गया पा, मैं यहाँ समझ पा। फिर यहाँ देखिए अणा, फिर ड, फिर अ, फिर व, और फिर अ। ठीक है। तो देखिए अणा का प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ठीक आ स्वर के बाद, पांडव। तो इस तरीके से हम लोग ये जान पाते हैं कि अनुस्वार का जो प्रयोग है वो स्वर के बाद होता है। अब हम लोग एक अभ्यास करते हैं, और हमारे अभ्यास का जो शब्द है वो चंदन। देखिए, चंदन शब्द में आधा वर्ण कौन सा है आपके हिसाब से, आधा वर्ण कौन सा है? साफ दिख रहा है यहाँ आधा वर्ण ना है, तो आप लिखेंगे ना वर्ण। ओके। यह 5वां वर्ण किस वर्ग का है, ये किस वर्ग का है, हम लोगों ने भी यहाँ देखा था। देखिए ना यहाँ पर है, यहाँ पर ना है, ये किस वर्ग का है,
त वर्ग का, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ये त वर्ग का, समझिए त वर्ग। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? पांचवें वर्ण ये जो न है, न के बाद कौन सा है? द, तो ये द वर्ग लिख दीजिए, द वर्ण है। पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? अब द किस वर्ग का होगा? याद कीजिए, त, थ, द, ध, न, तो त में ही आ रहा है, तो ये भी त वर्ग का ही है। क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? हाँ, एक ही वर्ग के हैं। चंदन शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? देखिए, यहाँ तो चंदन आधा न का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर एक बिंदी का प्रयोग है, और इस बिंदी को व्याकरणिक भाषा में कहते हैं अनुस्वार। क्या चंदन शब्द के पांचवें वर्ण में अ स्वर है? अब देखिए, ये जो आधा न दिख रहा है, इसमें अ है? बिल्कुल नहीं है। अगर अ रहता तो हम लोगों को बिंदी लगाने का मौका मिलता ही नहीं, तो इसमें आप लिखेंगे नहीं। ये एक छोटा सा अभ्यास था। अब आते हैं अगले स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि अनुस्वार के प्रयोग की विधि क्या है। जैसे यहाँ एक शब्द देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रंग और रंग, दोनों एक ही है। ये भी रंग है, ये भी रंग है। मंजन मंजन, डंडा डंडा, अंत अंत, कंपन कंपन, दिनांक दिनांक, पंचम पंचम। तो हम लोग पता कैसे लगाए, या अगर हम लोगों से किसी ने पूछ दिया कि यहाँ जो मैंने एक वर्ड लिखा कंगन, इस शब्द को बिना अनुस्वार का प्रयोग किए पुनः लिखकर दिखाइए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ये बहुत ही आसान है। जिस पर बिंदी लगी रहती है आप उसको सेम लिख दीजिए। क पर बिंदी लगी है या अनुस्वार का प्रयोग हुआ, उसे वैसे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, ग है ना, तो ये जो ग है ना, ये ग के अंतिम वाला ही आधा लगेगा, अंतिम वाला ही आधा लगेगा, ऐसे हो जाएगा कंगन, ठीक है। मान लीजिए एक वर्ड है कंचा, ठीक है, कंचा, तो आप क्या करेंगे? बिना अनुस्वार के इसको कैसे लिखेंगे? आप देखिए, क ले लीजिए, जिस पर बिंदी लगी है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। च को ढूंढिए, च कहाँ है? च यहाँ है, तो इसी का आधा यहाँ लगेगा। चूंकि उसमें खड़ी पाई लगी है तो आप ऐसे कर देंगे और ऐसे, कंचा। मान लीजिए एक शब्द आ गया इंटर, इंटर, तो इस इंटर को कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, जिस पर बिंदी लगती है उसको वैसे ही लिख दीजिए। ट, ट देखिए यहाँ पर है, इसी का आधा वाला रूप यहाँ प्रयोग होगा, इंटर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पर मंदिर, कैसे लिखेंगे? माँ पर बिंदी लगी है तो माँ को वैसे ही लिख दीजिए, और माँ को वैसे ही लिख दीजिए। द ढूंढिए, द देखिए यहाँ पर है, इसी का लास्ट वाला आधा लगता है, मंदिर। ये देखिए, चूंकि ये आधा है इसीलिए हम लोग इधर से छोटी की मात्रा लेकर जाएंगे। और मान लीजिए एक वर्ड है संभव, ठीक है, संभव, इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, स पर अगर बिंदी लगी है तो उसको लगे रहने देना है, इसीलिए हम लोग इसे हटा देते हैं। भ ढूंढिए कहाँ है? भ यहाँ पर है, तो इसी का आधा लग जाएगा और हो जाएगा संभव। एक शब्द और लीजिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इस वर्ड में दो अनुस्वार लगातार आया है। संबंध कैसे लिखेंगे? देखिए, कन्फ्यूजन की स्थिति में मत पड़िए, जिस पर बिंदी लगी है आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ब यहाँ पर है तो ब के लास्ट वाला ही आधा लगेगा, संबंध। फिर ब तो आपने वैसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें बिंदी लगी। ध देखिए, ध कहाँ है? ध यहाँ है, तो आप आधा न यहाँ और ध, संबंध। तो इस तरीके से अगर आपको किसी ने कह दिया कि कंगन को अनुस्वार का प्रयोग करके लिखिए, तो आप तो ऐसे लिख देंगे कंगन। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपसे ये कहता है कि बिना अनुस्वार के कंगन लिख कर दिखाइए, तो आप ऐसे लिख कर दिखाएंगे। अब अनुस्वार के प्रयोग का सही स्थान, अनुस्वार का प्लेसमेंट होगा कहाँ? देखिए, अनुस्वार का प्रयोग ठीक खड़ी पाई के ऊपर ही होता है। ये देखिए, ठीक खड़ी पाई के ऊपर, जो खड़ी पाई है उसी के ऊपर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। कुछ बच्चों में ये आदत होती है कि अगर वो रंग लिख रहे हैं तो इन दोनों के बीच लगा देते हैं, जो कि गलत है। हालांकि जो परीक्षक होते हैं या जो कॉपी चेक करते हैं वो नंबर दे देते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। ठीक खड़ी पाई के ऊपर लगाइए। अगर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, छोटी ई या ह्रस्व ई, तो देखिए ह्रस्व ई लाइए खड़ी पाई तक और उसके ऊपर आप बिंदी लगा दीजिए। देखिए, देख लीजिए। बड़ी ई में आपको क्या करना है? बड़ी ई में थोड़ा सा ध्यान देना है कि बड़ी ई की मात्रा को जब आप लेकर जाते हैं या दीर्घ ई की मात्रा को जब लेकर जाते हैं तो ये थोड़ा सा इधर होगा, लेकिन पूरा बीच, दो वर्णों के बीचों बीच मत लगाइए। यहाँ देखिए, सींच,
हालांकि जब आप इधर से लेंगे तो ये इससे ऊपर से चिपका ही हुआ रहेगा। इस तरीके से आप अनुस्वार का प्लेसमेंट कीजिएगा। ए की मात्रा में भी देख लीजिए किस तरीके से कर रहे हैं। ओ और औ की मात्रा में भी ये ग्रीन रंग में इसलिए है क्योंकि वास्तव में ये अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये है अनुनासिक। इस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। और एक देखिए, मान लीजिए आप लिखते हैं पांडव, ठीक है, पांडव। तो अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह लगेगा या यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, जो लास्ट में जो मात्रा या जो चिन्ह लगेगा उसी के ऊपर लगेगा। इसलिए अगर आप पांडव लिखेंगे तो यहाँ पर ही आपको लगाना है। अगर आप तांडव लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ठीक दूसरी खड़ी पाई के ऊपर ही आपको ये लगाना है। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब अनुस्वार की उपयोगिता क्या है, देखिए। लेखन में तीव्रता, पठन में सरलता, दृश्य में सुबोधता लाने के उद्देश्य से हिंदी के मनीषियों अर्थात जो टैलेंटेड हैं, जो ज्ञानी हैं, ने अनुस्वार के प्रयोग पर जोर दिया है। संस्कृत में मूल रूप ही विद्यमान है, तो ये लिखना ज़्यादा आसान है, ये लिखना ज़्यादा आसान है, पढ़ने में ज़्यादा आसान है, टाइपिंग में ज़्यादा आसान है, इसलिए अनुस्वार के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। अनुस्वार का पहला नियम देखिए, अगर सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ऊष्म व्यंजन श श ह आए तो अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है सम और फिर मान लीजिए सम उपसर्ग है और उसके बाद आपको लिखना है यम, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते या आप ऐसे नहीं लिख सकते। रूल के हिसाब से सम उपसर्ग के बाद अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ। जैसे देखिए संयम, र आ गया संरक्षक, संलाप, संवाहक, संविधान, संशोधन, संसार और संहार। सम उपसर्ग के बाद अगर यर ल व य श श श ह आता है तो आपको अनुस्वार का ही प्रयोग करना है। अनुस्वार का दूसरा नियम, जिन शब्दों में अर्ध पंचमाक्षरों के बाद य र ल व ह आता है तो वह अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे अन्य, अरण्य, मान्यता, पुण्य, तुम्हें, इन्हें, कन्हैया, कण्व और अम्ल। अर्ध पंचमाक्षर कहने का मतलब है, देखिए ये जो न है ये अर्ध पंचमाक्षर है, तो अर्ध पंचमाक्षर के बाद य र ल व आता है तो वो अपने मूल रूप में ही रहेगा। अनुस्वार का तीसरा नियम, ऊष्म व्यंजन श, श और श के पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए कंस, ध्वंस, वंश, ये देखिए ये सब जो स है उसके पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। अनुस्वार का चौथा नियम है कि दो पंचमाक्षर चाहे वो किसी भी वर्ग के हों लगातार आ जाते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग वर्जित है। जैसे यहाँ जन्म लिख दिया गया तो दो अनुस्वार आ गए, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। देखिए अक्षुण, जन्म, अम्मी, विषण, अन्न, देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अनुनासिक पर। अनुनासिक को समझने से पहले यहाँ पर दो शब्दों के स्तंभ है, उसको देखिए। एक है आंधी, एक है आंधी, एक है कहा, एक है कहाँ, एक है सवार, एक है संवार, चाटा, चांटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्तंभ क के उच्चारण में अगर हम लोग नाक को बंद कर लेते हैं आधी तो कुछ भी वाइब्रेशन नहीं होता। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा डायरेक्ट मुंह से निकलती है, ठीक है, उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। और जिन शब्दों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे आंधी का आप उच्चारण कर रहे हैं, आंधी, तो नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक। और अनुनासिक कुछ नहीं बल्कि ये स्वर ही है। कैसे, हम लोग अभी इसको देख लेते हैं। देखिए अनुनासिक स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, अतः अनुनासिक को प्रकट करने के लिए सिरोरेखा के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सांप है तो इसका वर्ण विच्छेद करने पर स आ के ऊपर ही आप यहाँ पर चंद्र बिंदी लगा देंगे प अ। वैसे ही आप देखिए चांदनी, वैसे ही आप देखिए किताबें, क ई त आ ब और देखिए ए, ये स्वर के साथ ही यूज होता है, इसीलिए इसे स्वर कहते हैं। अनुनासिक अनुस्वार के रूप में जब सिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये जो है वास्तव में चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए, अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन पढ़ने में त्रुटि होगी, लिखने में त्रुटि होगी और समय भी लगेगा। इसीलिए जब कोई मात्रा लग जाती है तो
चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। इसके प्रयोग पर भी आप ध्यान देंगे। अनुनासिक का सही प्रयोग, देखिए अनुनासिक का सही प्रयोग कैसे होगा, ठीक खड़ी पाई के ऊपर ही आपको अनुनासिक का प्रयोग करना है, देख लीजिए। और अगर उसके बाद कोई और मात्रा है, जैसे आ की मात्रा है, तो दूसरे मात्रा के खड़ी पाई के ठीक ऊपर ये लगेगी, देख लीजिए। छौंक में देख लीजिए कैसे लगाना है। आंखें में देखिए यहाँ तो चंद्रबिंदी लगी है, यहाँ पर भी आपको ऐसे लगाना है। अनुनासिक का सही प्रयोग भी अति आवश्यक है। अनुनासिक अनुस्वार में अंतर, देखिए अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है पर अनुनासिक को नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बंदर ऐसे लिखा गया है, तो मैं कहूँगा अनुस्वार को वर्ण में बदलिए, तो देखिए वर्ण में बदल दिया गया है यहाँ पर, लेकिन अनुनासिक को आप नहीं बदल सकते। अब देखिए छोटा सा टेस्ट, किताबें, फलों, चित्रों, सड़कें, इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? ऑफ कोर्स नाक और मुंह दोनों से। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? अनुनासिक, चंद्रबिंदी का। इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया है? अनुस्वार का। क्यों? क्योंकि ऊपर में मात्रा लग गई है। विशेष द्रष्टव्य, संस्कृत के शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर संस्कृत में कोई अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो उसका जब तद्भवीकरण किया जाता है तो उसमें चंद्रबिंदी लग जाती है। जैसे अंगुष्ठ का अंगूठा, दंत का दांत, अंत्र का आंत। एकारांत शब्द प्राय बहुवचन होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द है किताबें, तो एकारांत क्या है? जो शब्द एक ही मात्रा पे समाप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर आप किताबें देख रहे हैं, किताबें, तो ये एक ही मात्रा पे समाप्त है, तो ये प्रायः बहुवचन होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक के फेरबदल से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए हंस है, तो ये एक पक्षी विशेष, और हंस मतलब हंसना। बंटा मतलब पान रखने का डिब्बा, और बंटा मतलब बच्चे हाथ बटा रहे हैं। स्वांग मतलब स्व प्लस अंग, अपना अंग, और स्वांग मतलब ड्रामा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक के फेरबदल से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। विशेष द्रष्टव्य 4, यहाँ 3 ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें क्रमशः 2 अनुनासिक वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए बांटूंगा, तो देखिए बा में भी चंद्रबिंदी, टा में भी चंद्रबिंदी। मांगूंगा में माँ में भी चंद्रबिंदी, ग में भी चंद्रबिंदी। हंसूंगा में ह में भी और स में भी। अर्धचंद्राकार, ये हम लोग अपने समापन पर आ गए हैं। और अर्धचंद्राकार इसलिए हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि हिंदी जो है बहुत ही उदार भाषा है, और अपनी उदारता के कारण इन्होंने बहुत भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लिया। हम लोगों को अंग्रेजी के शब्द, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, जापानीज़, चीनीज़, बहुत सारे शब्द हम लोग को हिंदी भाषा में मिलते हैं। विदेशी शब्द, जिसे हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं या विदेशज शब्द भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फॉरेन वर्ड्स कहते हैं। तो अंग्रेजी के शब्दों का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण आ और ओ ध्वनि के बीच होता है, ठीक है, आ और ओ ध्वनि के बीच होता। फॉर एग्जाम्पल आप एक शब्द लीजिए डॉक्टर, तो आप इसे डॉक्टर भी नहीं कह सकते और आप इसे डॉक्टर भी नहीं कह सकते। चूँकि ये बहुत ही प्रचलित है, चिकित्सक तो कोई कहता नहीं, बहुत ही प्रचलन में है, इसीलिए आ और ओ के बीच का जो उच्चारण है डॉक्टर, उसके लिए अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। और ये केवल और केवल अंग्रेजी शब्दों के साथ होता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात और याद रखनी है कि अंग्रेजी शब्दों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, अंग्रेजी शब्दों के साथ आप देखेंगे तो चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं होता। ये अर्धचंद्राकार केवल और केवल अंग्रेजी शब्दों के साथ ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए कॉलेज, कॉपी, मॉल, चॉकलेट इत्यादि। तो इसी के साथ हमारा अनुस्वार, अनुनासिक और अर्धचंद्राकार समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।